तो डॉक्टर कदम जी, आपका स्वागत है हमारे शो सफ़र हिंदुस्तान में। थैंक यू। आज हम इस विषय पर बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हर इंसान के लिए होता है। वो होता है इंसान का स्वास्थ्य देखभाल। हेल्थ इज़ वेल्थ, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। यस। तो हमारे भारत का स्वास्थ्य देखभाल हमारी सरकार कहती है कि मुफ्त है। हमारे देश में किसी को भी स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त सेवाएं दी जाती है। यूरोप जैसे कंट्रीज में स्वास्थ्य देखभाल मुफ्त होता है, सरकार की जिम्मेदारी लेती है। अंग्रेज जिन्होंने हमारे देश में हुक्म किया था काफ़ी सालों तक, उन देशों में भी स्वास्थ्य देखभाल एक मुफ्त चीज़ होती है। इसके बाद अमेरिका जैसे देशों में स्वास्थ्य देखभाल मुफ्त नहीं होती है। सिर्फ अगर समझो आपको इमरजेंसी में एक्सीडेंट हुआ या फिर कोई इमरजेंसी में सर्जरी या कुछ करना पड़ा तो ही सरकार मुफ्त में करती है। इसके अलावा रोज़ डायबिटीज़ चेक कराना या फिर अलग अलग कोई चीज़ों के लिए डॉक्टर को दिखाना, ये मुफ्त नहीं होती। इसके लिए लोगों को प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना पड़ता है और वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उन डॉक्टर्स को, उन निजी डॉक्टर्स को या फिर उन निजी अस्पतालों को पैसे भरती है। तो हर इंसान के पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना ज़रूरी होता है। हमारे देश में अक्सर लोगों के पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। यानी हम अमेरिका जैसी सिस्टम नहीं है, हम यूके लंदन जैसी सिस्टम है जो कि यूरोप में भी काफ़ी हद तक होता है। तो आज मुझे बताइए, हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो कैसी है एक ग्रामीण इलाके में। जब एक ग्रामीण इलाके में एक गरीब परिवार में कोई बीमार पड़ता हो तो वो सबसे पहला कदम क्या उठाता है? ओके। अभी जो मेरा गवर्नमेंट सर्विस हो चुका है ऑलमोस्ट 15-20 ईयर्स। अच्छा। व्हाट आई हैव सी, मैंने जो देखा है, मैंने एवोल्यूशन देखा है हेल्थ सिस्टम में। अच्छा। सो जैसा आप कहेंगे कि आप यूरोपियन कंट्रीज से अगर कंपेयर करोगे तो वहाँ के जो मदर और चाइल्ड के डेथ के फिगर्स एक साल में होते हैं। अच्छा। वो अपने देश में दिन में होंगे, बरोबर। तो वी हैव गॉट अ 365 टाइम्स मोर एनी वर्क। हमको 365 पट उनसे हम लोग जो है आज भी ज़्यादा है कि वहाँ जो मदर और चाइल्ड के डेथ एक साल में हो गए वो हमारे पास दिन में होते हैं। अच्छा। बट एक अभी चीज़ें कुछ इवॉल्व हो रही है। जैसे हमारे पास हमने जो ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी, यानी बच्चे काफी माताएं जो बच्चे खो देती है और जो माताएं डिलीवरी में एक्सपायर हो जाती है, उनकी सोनोग्राफी टेस्ट या फिर डॉक्टर्स को सही वक्त पे मिलते नहीं है, उनके जो बीमारी हैं उस हिसाब से। अच्छा। तो अभी जो अपने हमारे देश में काफी सारे ऐसे चीजें ऐसे हैं। अभी पास अपने जो फिगर्स है तो उनके जो दिन के होंगे वो हमारे लिए समझो, उनके जो साल के होंगे हमारे लिए दिन के हैं। अच्छा। मगर उसमें एक चीज़ ये है कि जो पुरानी व्यवस्थाएं थी उसमें सिर्फ प्राइमरी हेल्थ सेंटर था। अच्छा। बराबर है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लोग जो है तालुका प्लेस में आते थे अगर बड़ा प्रॉब्लम है, और वहाँ से कुछ बड़ा प्रॉब्लम है तो जिला अस्पताल या फिर जिला अस्पताल से दूसरे जिला अस्पताल। बराबर। तो ये जो लोगों को घूमना पड़ता था, और इंश्योरेंसेस तो अपने पास है ही नहीं क्योंकि लोगों का एजुकेशन स्टेटस और जो इनकम स्टेटस है उस हिसाब से ये भी नया कंसेप्ट इंडिया में है पिछले 10 साल में। मगर सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल हुई है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना और अच्छा पंतप्रधान जन आरोग्य योजना PMJY जिसे हम कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है अपने इन्होंने लॉन्च किया है, नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। तो उसमें व्यवस्थाएं में प्राइवेट अस्पतालों में भी इन लोगों के लिए जो इमरजेंसी चीजें हैं, जैसे आपने कहा कि अमेरिका में किसी को अगर इमरजेंसी आ जाती है तो वो व्यवस्थाएं में उन लोगों को जो है 3.5 लाख तक का जो है। इस योजना का नाम क्या है? उस योजना का लॉन्च है PMJY, प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना। जन आरोग्य योजना। हाँ, जिससे आप एक खासगी अस्पताल में जाकर इलाज करा सकते हैं, सरकार उसके पैसे भरेगी। लेकिन ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए नहीं, उसमें उन्होंने काफी जो है उसमें बीमारियां एनलिस्ट की है। ऑलमोस्ट उसमें 1300 बीमारियां हैं जिनको क्रॉनिक इलाज जिसका लगता है, जैसा कि आपकी छाती में पानी भर जाए, आपको रोड साइड एक्सीडेंट हो जाए, आपको हार्ट अटैक आ जाए, तो ये जो सारी इमरजेंसी चीज़ें हैं इसमें प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने इसका जो इलाज है मुफ्त किया है। वैसे हमारी एक राज्य शासन की योजना भी चलती है जिसे हम महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना कहते हैं, जिसमें 1.5 लाख तक का पैकेज मिलता है। और आपको अगर कैंसर जैसी बीमारी है तो उसमें 2.5 लाख तक का पैकेज मिलता है कि कैंसर जैसी बीमारी होगा प्राइवेट अस्पताल में 2.5 लाख तक है। मगर उसके लिए जो है जो पीले राशन कार्ड धारक है और जो दरिद्र रेशे से नीचे लोग हैं जिनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कम है, तो वो एक पैरेलल योजना गवर्नमेंट में स्टार्ट की है खासगी अस्पतालों में। और प्लस अभी ये कोविड से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। जहाँ पर हमारे जो सीरियसनेस और इलाज करने की जो क्षमताएं थी वो काफ़ी बढ़ चुकी है। अगर हमारा जिला अस्पताल का आप देखेंगे तो जहाँ हमारे पास सिर्फ 20 ऑक्सीजन के बेड थे, अच्छा, पोस्ट कोविड आज हमारे पास 800 ऑक्सीजन के बेड्स हैं। अच्छा, सो हमारे पास ऑक्सीजन के टैंक आ गए। हमारे पास अभी 50
KL तक का ऑक्सीजन कैपेसिटी के टैंक्स है। अच्छा। सो वी आर मोर प्रिपेयर्ड इन अ मोर अच्छे वे से। अच्छा। हमारे पास वेंटिलेटर्स आ चुके हैं। अच्छा। और वो वेंटिलेटर्स हम लोग ऑपरेट करने लगे। कोविड की वजह से हाँ, ऐसी सारी चीजें आ चुकी है जो कि पहले नहीं थी। और ये स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में काफी, क्योंकि जो सरकार का सारा बजट का ध्यान था कोविड में सिर्फ हेल्थ पे लगाया गया। सो ये पिछले 2 सालों में काफी इंप्रूवमेंट जो हमने देखा है कि इस लोगों ने स्वास्थ्य के ऊपर जो है सरकार का भी ध्यान था, और उन्होंने बहुत सारी चीजें हमको अवेलेबल करके दी है कि जो कि प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को जाना पड़ता था। तो उस हिसाब से ये 2 इंश्योरेंसेस जो है प्राइवेट में, और गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा हो चुका है। तो अभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी जो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी है, अभी हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी भी कम हो रहा है। यानी बच्चों के जो 1 साल के नीचे बच्चे ये होते हैं और डेथ्स होते हैं। तो महाराष्ट्र जो है कि महाराष्ट्र आफ्टर दिल्ली एंड केरला, महाराष्ट्र इज ऑन 3rd पोजीशन। सो वी आर आल्सो इंप्रूविंग। यानी दिल्ली की जो सरकार, जो अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, अभी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी के आंकड़े आए हैं, अच्छा, कि जो बच्चे 1 साल के नीचे एक्सपायर होते हैं, उसमें दिल्ली गवर्नमेंट इज फर्स्ट, सेकंड इज केरला एंड थर्ड इज महाराष्ट्र। अच्छा, यानी महाराष्ट्र के आंकड़े बहुत अच्छे हो चुके हैं इस मामले में। अच्छे हो रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार ने जो योजना लाई है, उस योजना के तहत आप जो कह रहे खासगी अस्पतालों में हम अगर कोई बीमार, समझो एक्सीडेंट होता है, हम खासगी अस्पतालों में जाते हैं तो कितने लाख तक का वो कवरेज मिल सकता है? वो जो योजनाएं हैं, उस योजना में उन्होंने 2.5 लाख से 3.5 लाख तक, यानी एक प्राइवेट अस्पताल में अगर हमारा एक्सीडेंट हो और हम प्राइवेट खासगी अस्पताल में चले जाएं तो 2.5 लाख तक का खर्चा वो अस्पताल को सरकार देगी। सरकार देगी। उसमें 5 लाख तक के पैकेजेस है, और उसमें यानी वो किसी के लिए भी, या किस प्रकार का राशन कार्ड होना चाहिए वो 2.5 लाख? नहीं, वो जो है वो सिर्फ वो जो है वो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम वो है, बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए है। जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे है, सिर्फ उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है 2.5 लाख की। हाँ, 2.5 लाख से 5 लाख तक का। उसका हाईएस्ट एंड 5 लाख है। वी कैन टेक अप टू बेनिफिट अप टू 5 लाख। ये कौन सा राशन कार्ड होना चाहिए? उसके लिए पीला राशन कार्ड है। यानी अगर मेरे पास पीला राशन कार्ड है और अगर मुझे कोई कार एक्सीडेंट या ऐसे कोई हादसे होते हैं, हाँ, और मैं किसी भी खासगी अस्पताल में जाता हूं, हाँ, तो मुझे 2.5 से 5 लाख तक का पैसे भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका एक कार्ड मिलता है आपको, जिसको आपको जो है उसको एनरोलमेंट करने के बाद में आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एक कार्ड मिलता है, जिसमें आपका फोटो, फैमिली फोटो लगा होता है, आपके जो इंश्योर्ड लोग हैं वो सब उसमें नाम लिखा होता है, और वो जो 1350 बीमारी उसमें दिया है उन लोगों ने सब, उसके अंतर्गत आपको एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है। ये जो हॉस्पिटल्स है, यानी कोई भी खासगी ने, सिर्फ कुछ खासगी अस्पताल जिनके साथ सरकार ने पहले से बात की गई हो। हाँ, बात नहीं, उनका हॉस्पिटल एम्पैनल्ड है। तो वो सारे जिला हॉस्पिटल्स, जो जिला ये है, जिला के स्टेशन है, या जिला अपने जो जितने इंडिया के जिले हैं, उनके बड़े बड़े अस्पतालों को उन्होंने एम्पैनल किया है। अच्छा। तो उस वजह से आजकल जो सर्जरीज हो रही है, इवन आपका जो बाईपास सर्जरीज है, ये सारे सर्जरीज अभी ये होते हैं, फ्री होते हैं। इवन हमारे हिंगोली जिले में हमने अभी 35 कार्डियक सर्जरीज की है बच्चों की, ये थाना के हॉस्पिटल में बची। एवरी ईयर जो हम करते हैं वो सारी फ्री होती है। अच्छा, पेरेंट्स को पैसे नहीं लगते, सरकारी मुफ्त होती है, सरकार से मुफ्त। और फिर जो राज्य महाराष्ट्र स्टेट की जो ये है आरोग्य की जो स्कीम है, हाँ, वो क्या है? उसका पहला नाम जो था राजीव गांधी जीवनदायी योजना था, अभी उसे महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, यानी खाली योजना का नाम बदला गया, मगर वो योजना सेम है, योजना एक ही है। योजना एक ही है। उसमें आपको 1.5 लाख तक का जो इलाज है वो मुफ्त मिलता है, और सिर्फ कैंसर और किडनी का जो ट्रांसप्लांट है, किडनी का जो हम रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं, वो किडनी ट्रांसप्लांट और कैंसर के लिए उसकी लिमिट 2.5 लाख की गई है। अच्छा, और वो 1.5 लाख की जगह 2.5 लाख। और वो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल जो है, एम्पैनल जिनका एनरोलमेंट हो चुका है, उस अस्पतालों पे वो सेवाएं मुफ्त दी जाती है। यानी सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, जिससे 2.5 से 5 लाख तक का खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट और 1.5 लाख का लेती है। हाँ। यानी इतना इलाज मुफ्त में हो सकता है जो सरकार ने जिन खासगी अस्पतालों में बात की गई है ऐसा। यस, ठीक है। अभी दूसरी चीज, सरकारी अस्पतालों की स्थिति क्या है खासगी छोड़कर? यानी एक छोटे गांव में अगर समझो एक्सीडेंट होता है तो क्या वो अपने नज़दीकी क्लिनिक में पहले जाते हैं? वो तो अपने नज़दीकी क्लिनिक में जाते हैं, मगर ये 20 साल में हमने जो बदलाव देखे हैं तो अभी काफ़ी बदल रहे हैं। जैसा हमारा जो एक हेल्थ डिक्लेरेशन होता है, हेल्थ फॉर ऑल,
यानी सबके लिए आरोग्य सुविधा एक अपना जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में डिक्लेरेशन था जिसे हम अच्छा। कहते हैं कि आरोग्य सेवा सबके लिए होनी चाहिए और मुफ्त होनी चाहिए। तो उसके लिए एक नई शुरुआत अभी हो चुकी है कि जो सब सेंटर था हमारा जो यूनिट है, सब में छोटा यूनिट जो होता है जो गांव देहात में काम करता है और जो 5000 लोगों के लिए होता है उसे हम सब सेंटर कहते हैं। अच्छा। उसके ऊपर हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर रहता है जो 30,000 लोगों को कैटर करता है। फिर हमारा तालुका हॉस्पिटल होता है, वो साधारणतः 1 लाख लोगों के लिए होता है। और फिर जिला अस्पताल होता है जो कि सारे जिले का रेफरल सेंटर होता है। तो जो सब सेंटर में जो अभी और आप जिला अस्पताल में काम हम जिला अस्पताल में काम करते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट ईयर जो है 2 साल पहले जो हमारा नया स्कीम लॉन्च हुआ है जिसे हम कहते हैं कि आरोग्य वर्धिनी, जो आरोग्य वर्धिनी ये सरकारी अस्पताल, ये केंद्र शासन की योजना है। केंद्र शासन की योजना अंतर्गत जो हमने हमारा हर एक सब सेंटर को हमने एक BMS डॉक्टर दिया है। हर एक सब सेंटर जो 5000 सब सेंटर यानी जो तालुका लेवल पे होते हैं? नहीं, जो गांव देहात लेवल पे होते हैं। अच्छा, यानी छोटे से क्लिनिक में जो छोटे से क्लिनिक में हमने जो उसे आरोग्य वर्धनी जो हमारा नया प्रोग्राम है उसके अंतर्गत हमने जो अभी स्टार्ट किया है उसमें एक BMS डॉक्टर एक सब सेंटर में है। अच्छा। और अभी जो बदलाव आ रहे हैं कि अगर आप 30 साल के ऊपर के लोग देखोगे तो सबको BP और शुगर, अगर आप 10 लोगे तो उसमें 2-3 लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर का बीमारी निकलता है। सब सेंटर को दिल्ली में जिसे मोहल्ला क्लिनिक कहा जाता है, Yes। वो है उस टाइप मोहल्ला क्लिनिक टाइप यानी हर छोटे छोटे गाँव में एक सब सेंटर होता ही होता है। अच्छा, 5 गांव मिलकर एटलीस्ट 5000 पॉपुलेशन के लिए एक सब सेंटर रहता है। अच्छा, 5 गांव मिलकर एक छोटा क्लिनिक होता है। हाँ। लोग पहले वहां जाते हैं कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है। यस। उसके बाद वहां पर ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट वहां पे जो है उन्होंने X-ray टाई अप होते हैं। किया है। उन्होंने जो है उसे हम कहते हैं सब सेंटर में जो आरोग्य वर्धनी मराठी में कहते हैं, वैसे उसे हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक उसे कहते हैं, HWC, अच्छा। हेल्थ वेलनेस क्लिनिक। उसमें जो है एक BMS डॉक्टर रहता है। अच्छा। एक BMS डॉक्टर के साथ में उनके पास 5 आंगनवाड़ी वर्कर, 5 आशा वर्कर और एक ANM रहती है जो सिस्टर वहां काम करती है। अभी वहां पे जो है मेन ब्लड प्रेशर, शुगर जो अपने नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है उनका स्क्रीनिंग होगा। वहां पे किसी को अगर आंखों का ऑपरेशन कराना है तो वो डॉक्टर वहां पे जो है 12 सेवाएं देता है। उस डॉक्टर जो हमने BMS डॉक्टर है उसको 6 मंथ्स का कोर्स करने लगाया हुआ है और उनको जो मॉडर्न मेडिसिन है वो सिखाया गया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का एक जिला अस्पताल पे स्पेशल 6 मंथ्स का ट्रेनिंग लिया गया अच्छा। और फिर उनका रिक्रूटमेंट किया गया। तो उनको 12 डोमेन में हमने ट्रेन किया है। वो 12 डोमेन में हमारे जो मदर के डिलीवरी सर्विसेज है, बच्चों के इम्यूनाइजेशन सर्विसेज है, फिर नाक कान का प्रॉब्लम है, उसके बाद में आपका मेन अभी कैंसर स्क्रीनिंग है, फिर ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन का प्राइमरीली डायग्नोसिस करना और ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करना, क्योंकि देहात लेवल पे वो मेडिसिन भी मिलनी चाहिए। तो कैंसर स्क्रीनिंग, इसे आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? इसमें हमने 3 कैंसर मेन टारगेट किए हैं जो हेल्थ वेलनेस क्लिनिक को पढ़ाया गया है। कैंसर कैसे स्क्रीन किया जाता है? उसमें जो है उन्होंने जो ओरल कैंसर है, ओरल कैंसर को आपको स्क्रीनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा ये नहीं लगते हैं। मतलब वो एक छोटे क्लिनिक का डॉक्टर विदाउट कोई बड़ी टेस्ट लिए कर सकता है? यस। उसमें जो है हेल्थ जो ओरल कैंसर है विच इज मोस्ट कॉमन कैंसर, वेयर यू कैन जस्ट बाय एग्जामिनेशन, आप अगर मुंह का एग्जामिनेशन करेंगे माउथ खोलकर टॉर्च से, तो फाइब्रोसिस वगैरह या फिर जो कोई अल्सरेशन है उसको वो रेफर करेगा। सेकंड मोस्ट कॉमन इज सर्वाइकल कैंसर जो कि गर्भ पिशवी का हम कैंसर है। तो उसके लिए एक पैप टेस्ट रहता है। तो दैट पैप टेस्ट इज इवन डन एट PSC लेवल, वेयर आप वो उसका अगर पहली झलक में डॉक्टर बता सकते हैं कि आपको कैंसर है बोलकर, और बिना कोई बड़ी टेस्ट लिए। और तीसरा एक कैंसर है अपना ब्रेस्ट का कैंसर, कि अगर आपकी छाती में कोई नोड्यूल है या छाती में आपको कोई गांठ लग रही है तो वो गांठ का एग्जामिनेशन करके ये जो 3 मेन कैंसर है आज अपने भारत देश में वो सब सेंटर लेवल पे स्क्रीन होते हैं। और ये कैसे स्क्रीन किए जाते हैं? वो जो BMS डॉक्टर है उनके थ्रू स्क्रीन किए जाते हैं और फिर उनको जिला अस्पताल में वो भेजकर कंफर्म किया जाता है। अच्छा। और अगर उनको फिर ट्रीटमेंट लगता है तो फिर ये सारी योजनाएं ऑप्शंस भी उन लोगों को हम दे सकते हैं कि जहाँ से उनका इलाज मुफ्त हो। अच्छा, अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जो आप ही के अस्पताल के डॉक्टर सूर्यवंशी जी से मैंने पूछा था। वो सवाल ये है कि अगर किसी इंसान को गाँव में जिनके पास कोई पैसे नहीं है, बहुत गरीब परिवार है, अगर उनके बच्चे को मिर्गी आए तो फिर वो क्लिनिक पे इंसान जाता है, वहाँ कोई न्यूरोलॉजिस्ट जैसे खासगी डॉक्टर्स नहीं होते। हाँ। तो फिर इनके लिए क्या स्टेप्स होते हैं? इन्हें MRI ट्रीटमेंट, MRI टेस्ट से लेकर ये सारे प्रोसेस कैसे किए जाते हैं? इसके लिए जो है हमें जो मिर्गी के बच्चे हैं वो हमें 2 प्रकार से मिलते हैं। अभी हमारे पास में जो हिंगोली जिले में है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एक केंद्र शासन की योजना है जो 2012 से पूरे देश में कार्यान्वित है, जिसके अंतर्गत हम जो है 38 बीमारियों का इलाज करते हैं। और हिंगोली जिले का अगर मैं बोलूँ आपको तो हमारा 12 लाख पॉपुलेशन में हमारे पास 17 टीम्स के डॉक्टर कार्यान्वित है। इसमें 17 मेल डॉक्टर है, 17 फीमेल डॉक्टर्स है। और ये सारे स्कूल्स में चेकअप करते हैं और आंगनवाड़ी में चेकअप करते हैं।
और आंगनवाड़ी में जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनका भी चेकअप वहाँ होता है, जो स्कूल से बाहर रहते हैं। अच्छा। तो ऐसे सारे बच्चों का एनरोलमेंट वहाँ एक लिस्ट बनता है कि जिनको 38 ऐसे कंडीशंस है जिससे वो देश के उज्जवल नागरिक बनने के लिए उनको वो बीमारियां रोक रही है। जैसे छाती में छेद होना, या बच्चों को अस्थमा का प्रॉब्लम होना, जैसे आपने कह दिया मिर्गी होना, जैसे फीट्स आना, जिसको बच्चा को मिर्गी आती तो उनके माँ बाप अगर वो क्लिनिक में ले जाते हैं, हाँ, तो आगे कैसे बड़े बड़े अस्पतालों तक, क्योंकि वो छोटे क्लिनिक में उसका इलाज नहीं होता है, तो उसके लिए प्रोसेस बताइए कैसे होता है। उसका जो एनरोलमेंट है, हमारे जो ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के डॉक्टर्स है, ये डॉक्टर्स उनका एनरोलमेंट करते हैं और एवरी मंथ में उसका जो कैंप रहता है वो सिविल हॉस्पिटल के जो ट्रेन वो दिन अगर किसी बच्चे को या फिर कोई आदमी को, जरूरी ना हो कि ये बच्चा ही हो, किसी आदमी को अगर पहली बार मिर्गी आए तो वो डॉक्टर क्या प्रोसेस करने वाले हैं? ये जो अपने अगर वो किसी देहात में रिमोट में है तो वो हमारा जो हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक है, आरोग्य वर्धनी केंद्र, वहां अगर वो पहले जाता है तो हमारा BMS डॉक्टर इज ट्रेंड विद 6 मंथ ट्रेनिंग की जो प्राइमरी मेडिसिन है, जो झटका जो मिर्गी रोकने की है, वो उसे कर हमारे पास 108 का सर्विस है, जिससे हम सीरियस पेशेंट्स जो है उनको जाने के लिए नहीं 108 यानी एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं? एम्बुलेंस की सर्विस, यानी वो छोटे क्लिनिक का जो डॉक्टर है वो एम्बुलेंस बुलाकर उस पेशेंट को कहाँ भेजेंगे? उस पेशेंट को जो है वो भेजेंगे अपने तालुका प्लेस के हॉस्पिटल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, और उस एम्बुलेंस में एक डॉक्टर अकम्पनी करता है, बाकायदा उसमें एक ऑक्सीजन का फैसिलिटी और पल्स ऑक्सीमीटर का फैसिलिटी होता है। क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि जो भी ये मिर्गी होता है या रोड एक्सीडेंट होता है, इसमें पहले 1 घंटे में आप ना अटेंड करने से ही मरीज की मौत ज़्यादा होती है। अच्छा। अगर आप उसको स्टेबल करेंगे, उसको आप अगर इलाज करेंगे तो उसके बचने के चांसेस बाकायदा बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी जैसे तालुका लेवल के अस्पतालों में खासगी डॉक्टर नहीं होते, हाँ, लेकिन आपके जिला लेवल पर है, तो जाहिर सी बात है वो क्लिनिक से वो डॉक्टर डायरेक्ट भेजेंगे जिला अस्पताल में, हाँ, एम्बुलेंस करके। जब वो पेशेंट जिला अस्पताल में आते हैं तो डॉक्टर सूर्यवंशी ने कहा जिला अस्पताल में कोई न्यूरोलॉजिस्ट हमारे पास फिलहाल नहीं है, हाँ, हम बाहर से बुलाते हैं। और बाहर के डॉक्टर यानी कोई खासगी अस्पताल में काम कर रहे हैं तो वो तो तुरंत तो आने वाले नहीं है, वक्त तो वहीं चला जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा हमारे पास MRI की फैसिलिटी अभी फिलहाल नहीं है, यानी ये चीज़ के लिए भी खासगी अस्पतालों की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, तो ये 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले 2 स्टेप्स, अगर किसी को मिर्गी आए तो न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है जो खासगी डॉक्टर होते हैं। उसके बाद MRI टेस्ट, क्योंकि MRI के टेस्ट के रिजल्ट के ऊपर ही, या फिर ECG के रिजल्ट, EEG टेस्ट के रिजल्ट के ऊपर ही एक न्यूरोलॉजिस्ट कोई दवाई दे सकता है। बिना टेस्ट के रिजल्ट के कोई डॉक्टर को भी ऐसा नहीं मालूम कि मैं ऐसी गोली दे दूं, रिजल्ट देखकर ही डॉक्टर भी कोई गोलियां दे सकता है। तो ये 2 फैसिलिटीज ही अवेलेबल नहीं है, और पहले तो न्यूरोलॉजिस्ट ही अवेलेबल नहीं है। तो आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हमारे पास, हमारे देश में पैसों की कमी है जिसकी वजह से हमारे सरकारी अस्पतालों के पास उतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो चीज़ जब उसको मिर्गी आती है तो पहला उसका इमरजेंसी मैनेजमेंट होता है, और दूसरा चीज़ जो है कि उसका प्रोलॉन्ग मैनेजमेंट, यानी उसके आगे का मैनेजमेंट। जैसे हम कहते हैं कि जिसको बाद में लाइफ लॉन्ग, जैसे आपको हाइपरटेंशन डिटेक्ट हो गया तो जैसे आपको ज़िंदगी भर गोली खाना होता है, तो सब मुर्गी की जब आती है तो 2 साल या 5 साल तक एक गोली चालू करना पड़ता है। तो पहली जो बेसिक मैनेजमेंट है, उसका जान बचाने की जो बात है, उसका जो एयरवे है, उसका जो ब्रीदिंग है, उसको जो ऑक्सीजन देना पड़ता है, ये इमरजेंसी मैनेजमेंट है। अच्छा। इसके लिए कोई न्यूरोलॉजिस्ट हमें लगता नहीं। ये हमें हमारे बेसिक MBBS कोर्स में सिखाया जाता है कि अगर आपको किसी बड़े आदमी को मिर्गी आ जाए या बच्चे को मिर्गी आ जाए तो उसको हमको पहले एडमिट करके उसकी मिर्गी रोकना होता है। अच्छा। उसको ऑक्सीजन देना पड़ता है। तो ये सारी फैसिलिटीज हमारे तालुका लेवल पे और जिला रुग्णालय पर उपलब्ध है। फिर जब उसको हम स्टेबल कर देते हैं, उसका मिर्गी रुक जाता है, तो हमारे सामने प्रश्न पड़ता है कि आगे हम उसको दवाई चालू करें तो कौन सी करें और कितना टाइम तक करें। अच्छा, जिसके लिए अगर किसी को पहला बार मिर्गी है तो उसके लिए करेंगे, और दूसरी बार अगर मिर्गी आते तो कंफर्म उसको 2 या 5 साल तक मेडिसिन देना पड़ता है। अच्छा। तो दैट इज अ टाइम जब हमको न्यूरोलॉजिस्ट की या MRI की या EEG की जरूरत पड़ती है। जो एकदम इमरजेंसी जो चीज है वो अस्पताल में अवेलेबल है, तब तक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आते हैं। हाँ। फिर वो आगे की गोलियां देते हैं। आगे की जो गोलियां हैं, इसमें जो अभी जैसे जो मिर्गी रोकने के इंजेक्शन है वो तो सभी को MBBS लेवल में ही पढ़ाए जाते हैं। दैट जैसे डिलीवरी करने का पार्ट है तो डिलीवरी हर कोई डॉक्टर कर सकता है जो MBBS पास है। अच्छा। मगर सीजरियन सेक्शन करना है तो उसको आपको ट्रेन लगेगा। अच्छा। तो वैसा मिर्गी रोकने के लिए तो हर डॉक्टर समर्थ है। अच्छा। मगर मिर्गी का जो लाइफ लॉन्ग इलाज है उसके लिए जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है, अच्छा, उसके बाद में उसको MRI और EEG जो है ये हमारे पास अवेलेबल जिला अस्पताल में नहीं है। अच्छा। इसके लिए अगर पेशेंट्स जो है
अगर वो समझो वो पेइंग कैपेसिटी है तो वो प्राइवेट में जाएंगे, अगर वो जिनके पास पैसा नहीं है तो वो लोगों को हमको मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ता है जो कि नांदेड़ में है। अच्छा। और फिर नांदेड़ में यानी एमआरआई के लिए आप उस पेशेंट को नांदेड़ ही भेजेंगे और वहीं पे न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल जो ओपिनियन देंगे कि उनको कौन सी गोली लेना है और कितना टाइम तक लेना है आगे। अच्छा। तो ये जो पार्ट है, यानी एक जिला में काम नहीं होता तो दूसरे जिला में भेजा जाता है जहां मेडिकल कॉलेज हो, यानी बड़ा अस्पताल हो। यानी एक जिला लेवल पर तक हर काम नहीं हो सकता। और इसमें सिर्फ बच्चों का जो पार्ट है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें जो है हम एवरी 6 मंथली कैंप अरेंज करते हैं जहां से बॉम्बे से न्यूरोलॉजिस्ट आते हैं। डॉक्टर सूर्या हमारे पास एम्पैनल्ड है, तो ही कम्स और वो सारे बच्चों का ईईजी यहाँ फ्री में करते हैं। अच्छा। और ईईजी करने के बाद में वो दवाइयों का जो डोज है उसको एडजस्ट करके देते हैं। और उसमें हमारे पास जो प्रेरणा प्रकल्प चल रहा है उसमें ये सारी मेडिसिन फ्रीली अवेलेबल है। अच्छा। क्योंकि एक मिर्गी की दवाई आपको लेना है तो साधारणतः 1,500 से 2,000 रुपए महीने का खर्च आता है, जो एक किसान नहीं कर पाएगा। जैसे लेविरासिटाम या लेविपिल करके जो ब्रांड नेम मेडिकल में, वो तो काफी महंगी होती है। और वो जो है किसान है वो नहीं ले पाएगा। और मिर्गी में क्या होता है, वो बच्चे की दवा बंद होने से एक तो बच्चे को मिर्गी आएगी या फिर उसका पढ़ने में मन तो फिर वो दवाइयाँ कौन खरीद के देता है? वो हमारे जो प्रेरणा प्रकल्प है उसके अंडर वो अवेलेबल होती है। यानी एक स्कीम का नाम है, एक स्कीम का नाम है प्रेरणा प्रकल्प। हाँ। अच्छा। जिसके अंडर जो है वो मेडिसिन मिलती है और फिर वो बच्चे का कार्ड बनता है और वो बच्चे को हम वो दवाइयाँ देते हैं और फिर वो बच्चे जो है दवाइयाँ कहाँ से खरीद सकते हैं? वो दवाइयाँ जो है सरकारी दवाखाने से या कोई खासगी मेडिकल में जाकर वो खासगी मेडिकल से वो खरीद सकते हैं जिसकी कैपेसिटी है। मगर जो हमारे पास आरबीएसके में बच्चे एम्पैनल्ड है वो ज्यादातर किसानों के बच्चे हैं। और मेन मिर्गी में जो दवा देने के बाद में उसकी कंटिन्यूटी भी बहुत जरूरी है। अच्छा। जैसा ब्लड प्रेशर और शुगर का जो मेडिसिन है आपको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। इसीलिए सरकार ने जो हमारा हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक चालू किया है इसमें ये 2 मेडिसिन दी है। तो ये दवाइयाँ मुफ्त में मिलती है? यानी लेविरासिटाम जैसी जो गोलियां मिर्गी के लिए होती है, हाँ। ये मुफ्त मिलती है? लेविरासिटाम नहीं मिलेगा, मगर जो डायलैंटिन है, गार्डिनल है, बाकी के जो मेडिसिन है वो मिलते हैं कुछ। जैसा अभी गवर्नमेंट में जो है हर मेडिसिन नहीं मिलेगा आपको। लेकिन क्या ऐसे मिर्गी को कंट्रोल करने वाले गोलियां मुफ्त में उस इंसान को किस योजना के तहत मिल सकते? प्रेरणा प्रकल्प के प्रेरणा प्रकल्प जो महाराष्ट्र में चल रहा है, बाकी राज्यों में पता नहीं, मगर महाराष्ट्र में तो अलग उसका नाम हो सकता है। बिल्कुल। जनरली ये फार्मर्स के लिए चालू किया हुआ प्रकल्प था कि जो मेंटल इलनेसेस और फार्मर सुसाइड्स बहुत हो रहे थे, तो उसमें हमने ये बच्चों को एम्पैनल करके वो चालू किया है। और इसी के कारण अगर मिर्गी की दवा आप स्टॉप करोगे तो एक तो बच्चे को मिर्गी आएगी या फिर उसका जो एक्टिविटी रहता है ब्रेन से उसका स्कूल में मन नहीं लगेगा, जो हम नहीं चाहते कि बच्चों की पढ़ाई उज्जवल हो तो ही उनका भविष्य उज्जवल। बिल्कुल बिल्कुल। अब कुछ लूपहोल्स है, ऐसे नहीं कि सब चीजें मिल रही है। वी आर हैविंग शॉर्ट कमिंग्स आल्सो, जैसे कि अभी जैसा आपने लेविरासिटाम बोला कि वो नहीं मिलेगा, मगर उसके लिए क्या है कि देन जैसे अभी जो मिल रहे हैं मेडिसिन उसके लिए अभी और कुछ यानी करना पड़ेगा। यानी वी आर नॉट एट 100%, 100% नहीं दे पाएंगे, मगर अभी एटलीस्ट 50-70% तो भी चीजें टैकल हो रही है। अच्छा। उतना तो हम दे पा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। यानी उम्मीद बाकी है। यस। अच्छा। बट वी नीड टू हैव, हमको अभी जाने के लिए लॉन्ग वे है। अभी तो कंपेयर विद जैसे आपने कहा यूरोपियन, वो तो तरक्की किए हुए देश है, उनके पास इतनी, उन सरकारों के पास उतनी आमदनी होती है, उन देशों की उतनी टैक्स कलेक्शन हो पाती है। हमारे देश में बहुत कम लोग टैक्स पे कर पाते हैं। अब दूसरा विषय ये है, अगर कि पेशेंट को स्ट्रोक आ जाए, स्ट्रोक और हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ना और स्ट्रोक जिसे कहते हैं शायद से लकवा मारना कहते हैं, तो ये 2 बीमारियां सबसे ज़्यादा मौत होती है इन 2 बीमारियों से। तो जब दिल का दौरा पड़ता है तो उस स्थिति में डायरेक्ट ज़िला अस्पताल में पेशेंट को लाया जाता है। ज़िला अस्पताल में जो पहले लाया करते थे लोग, तो उसमें जो गोल्डन आवर ऑफ ट्रीटमेंट जो रहता है, जिसे हम कहते हैं कि फर्स्ट 10-20 मिनट्स अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो पहले 20 मिनट जो मैटर करते हैं, उसी प्रकार जब अगर आपको दिल का दौरा पड़ जाए तो पहले 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके लिए जो है आपको कार्डियोलॉजिस्ट से ज़्यादा बेटर, जो कार्डियोलॉजिस्ट तो करेगा ही ट्रीटमेंट, मगर एक BAMS डॉक्टर, एक MBBS डॉक्टर भी कर सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि हम 12 जो डोमेन्स पढ़ाते हैं उन लोगों को, जो डॉक्टर हमारा सब सेंटर लेवल पे है, तो उसमें दिल के दौरे में एक सॉर्बिट्रेट नाम का टैबलेट है। अच्छा। जिसे हम जबान के नीचे रखना उनको सिखाते हैं। उससे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, जो 1 आवर गोल्डन आवर है, जिसमें अपने कोरोनरीज जो है, जो ब्लड सप्लाई करने वाले हार्ट को है, उसका ब्लड का हार्ट सप्लाई मेंटेन रहता है। अच्छा। और उनको लंबा सांस लेने के लिए बोलते हैं और उनको ऑक्सीजन लगा देते हैं। अच्छा। तो जो दिल का दौरा पड़ने के बाद भी जो स्पेशलिस्ट तक पहुंचने का टाइम है, अच्छा, वो उनका बढ़ जाता है। तो ये चीजें वहां से फिर वो एम्बुलेंस में आते हैं। फिर यहाँ आने के बाद में जिला अस्पताल पे
जो 5,000 वाले जो बाहर इंजेक्शन मिलते हैं स्टेप्टोकाइनेज वगैरह, वो अभी अवेलेबल है हमारे हॉस्पिटल में। हाँ, वो हम ECG कर हमारा स्पेशलिस्ट उनको जो है वो थ्रोम्बोलाइज करते हैं और फिर उनको ICU में शिफ्ट कर उनका मैनेजमेंट होता है। अच्छा। और जैसे पेशेंट स्टेबल हो जाते हैं, फिर जो आगे का उनका एंजियोग्राफी का प्रयोजन है या उनको बाईपास सर्जरी करना है, फिर ये योजनाएं उनको मदद कर सकती है। अगर वो समझो गवर्नमेंट इमरजेंसी में हर चीज अवेलेबल होती है, इमरजेंसी में अभी चीज़ें अवेलेबल होगी। ये जब से योजनाएं आई है, ये कार्डियक सर्जरीज जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। और जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको पहले कहीं बाईपास नहीं हो पाता था, जिनका एंजियोग्राफी के लिए आज 10,000 खर्च आता था, तो ये एंजियोग्राफीज भी योजनाएं के अंडर फ्री हो रही है। और बाईपास सर्जरीज और एंजियोप्लास्टीज जो है ये सारी योजनाओं में है। और सब जिला लेवल के अस्पताल जो है प्राइवेट, इन लोगों एम्पैनल्ड है। अच्छा। तो ये किसान के लिए या जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसके लिए एक संजीवनी है। अच्छा। हाँ। अब जैसे कि इन पेशेंट को प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, हाँ। जैसे डेंगू जैसी बीमारी होती है, तो उनके लिए क्या इलाज होता है? डेंगू जैसी बीमारियों के लिए जो है उसको मेन जो है, डेंगू का तो ऐसे कोई इलाज नहीं है, इट्स अ सिम्टोमेटिक। बिकॉज जैसा प्लेटलेट्स कम हो जाती है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, कैसे बढ़ाए जाते हैं? उसके लिए तो देखो कुछ लेवल्स है। जैसे जो पेशेंट्स जिनका प्लेटलेट काउंट 1 लाख से या 50,000 से कम है, अच्छा। और जो सीरियस है, जिनको फीवर 7-8 दिन से आ रहा है, बुखार 7-8 दिन से चल रहा है, ऐसे पेशेंट्स वो जिला रुग्णालय में रेफर होते हैं। अच्छा। और जिला रुग्णालय में जो है उनको फ्लूइड मैनेजमेंट मेन रहता है डेंगू में। अच्छा। डेंगू में जो है हमको सलाइन देना जरूरी है, उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना जरूरी है। तो सलाइन मुफ्त में मिलते हैं? हाँ, छोटे से क्लिनिक होते हैं वहीं पे भी मिलते हैं। वो रिंगर लैक्टेट नाम का सलाइन है, वो देना पड़ता है। बाद में जब वो जिला अस्पताल में आते हैं और जो उनका प्लेटलेट काउंट अगर 50,000 से कम है या फिर उनको ब्लीडिंग टेंडेंसी है, जैसे लाल स्पॉट आने लग गए, तो फिर हमको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। अच्छा। तो वो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कंपोनेंट ब्लड बैंक हमारे हिंगोली सिविल हॉस्पिटल में है, और उसमें प्लेटलेट्स अपने जो है वो मिलते हैं। और प्लेटलेट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कहीं समझो 2 घंटा 1 घंटा कैरी नहीं कर सकते। उसको कंटिन्यूअस अगर आप एक जगह पे रखोगे तो उनका क्लॉट बन जाएगा। अच्छा। तो उसको कंटिन्यूअस एजिटेशन में रखना पड़ता है। तो जब जहां से आप प्लेटलेट कलेक्ट करोगे तो वो 15-20 मिनट के अंदर पेशेंट्स को देना पड़ता है। बिल्कुल। ऐसे नहीं होगा कि एक जिला से आप पेशेंट से प्लेटलेट लोगे और दूसरे जिले तक लेके जाओगे। जैसा ब्लड बैग आप लेके जा सकते हो, सो प्लेटलेट की फैसिलिटी तब का तब देते। तो हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में सिविल हॉस्पिटल में एक हमारे पास प्लेटलेट का एजिटेटर है, प्लेटलेट की फैसिलिटी मिलती है, पर पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए वो एक ही है। अच्छा। जहाँ पे है। और जैसे डायबिटीज में जो काफ़ी पेशेंट जिनकी डायबिटीज का लेवल कुछ ज़्यादा ही होता है, हाँ, उन्हें जो इंसुलिन दिया जाता है, जो इंजेक्शन दिया जाता है, जो रेगुलर लगता है, हाँ, क्या वो इंसुलिन मुफ्त है कि नहीं मिलती? डायबिटीज़ के लिए जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, जो सब सेंटर लेवल से चालू किया है, उसको मेटफॉर्मिन टैबलेट बोलते हैं, जो पहली गोली चालू करते हैं। अगर वो मेटफॉर्मिन 500 चालू मुफ्त मिलती है, वो मुफ्त मिलती है। अगर उस पर वो कंट्रोल नहीं हो पाता है तो वो पेशेंट को जिला अस्पताल रेफर करना पड़ता है। कि अगर उसका फास्टिंग पोस्ट में उससे कंट्रोल नहीं आ रहा है खाने के बाद का शुगर, तो उसको जिला अस्पताल में आना पड़ता है। और जिला अस्पताल में फिर बचे हुए कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है। जो आप इंसुलिन कह रहे हैं वो कभी कभी अवेलेबल होता है, कभी कभी नहीं होता है, जो ऊपर से स्टॉक आता है उसके हिसाब से। और ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन पेशेंट को लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। अच्छा। तो अभी जो संख्याएं बढ़ रही है उसके हिसाब से कभी कभी पेशेंट्स को बाहर से भी लेना पड़ता है। अच्छा। वी मे नॉट, यानी हर चीज नहीं दे पाएंगे, यानी हमारी लोक संख्या के हिसाब से, लोक संख्या के हर हिसाब से। चीज़ हमारी सरकार उस संख्या में उनके पास वो स्टॉक अवेलेबल नहीं होता। नहीं हो सकता है। और कभी कभी किसी पेशेंट को कुछ अगर स्पेशल इंजेक्शन लग रहा है तो वो उतना ही रहेगा। कॉमन चीज़ें मिल जाती है, जैसा कॉमन ब्लड प्रेशर का मेडिसिन है, कॉमन डायबिटीज़ का मेडिसिन है। अभी हेल्थ एंड वेलनेस फॉर ऑल, हेल्थ वेलनेस क्लिनिक से वो मिलने चालू हो गए। ये पिछले 2-3 सालों से जो है, पिछले 3 साल में ये इसका उद्घाटन हुआ है, तो ये मेडिसिन अब आना चालू हुई। मगर जैसा आप कह रहे हैं कि स्पेसिफिक होगा इंसुलिन वगैरह, तो वो कभी कभी शॉर्ट रहता है। वो डॉक्टर जी धन्यवाद, ये सारे विषय में, सारी बीमारियों पे आपने जिस बात से खुले दिल से चर्चा की है। अब मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछने वाला हूँ, और एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे देश को दिन ब दिन सुधारते जाएं। तो सबसे पहला एक सवाल है, कई लोगों को आज भी पूछा जाए, आज हम कई गांव में जाकर लोगों से पूछे, कई इन लोगों से भी मिले जिनको कैंसर था, उन्होंने हिंगोली आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, इन अस्पताल से लेकर, नांदेड़ से लेकर मुंबई में केम हॉस्पिटल तक उन्हें रेफ़र किया गया है, और वो आज फिर अपने गाँव में आकर बैठे हुए हैं। तो उनकी जर्नी भी हमने पढ़ी। उसके बाद ऐसे कई सारे लोगों को गांव में पूछे कि उनका विश्वास कितना है इस जिला अस्पताल जहां आप काम करते हैं, या फिर उस छोटे क्लिनिक में, एक क्लिनिक के डॉक्टर से भी हमने बात की कि उनके पास फैसिलिटीज़ क्या अवेलेबल है। तो इन सारे चीज़ों से एक चीज़ बहुत सिद्ध हो जाता है कि लोगों का सरकारी अस्पताल पे
जो कि छोटे क्लिनिक लेवल पर है उस पर विश्वास है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि एक महाराष्ट्र राज्य में जो हिंगोली ज़िला है, कम से कम इस ज़िले में जहाँ हम जाकर लोगों से पूछे छोटे से गांव में, वो बोले हमारे क्लिनिक में, हम छोटे से क्लिनिक में जाते हैं, वहाँ के डॉक्टर्स के पास गोलियाँ अवेलेबल होती है, जो नहीं होता है हमें फिर ज़िला अस्पताल में भेजते हैं। Yes. लेकिन इन्हीं लोगों की सबसे बड़ी जो कंप्लेन ये है कि वो ज़िला अस्पताल इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ जाते ही बहुत लंबा रुकना पड़ता है। वेटिंग लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी होती है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, दवाई अवेलेबल नहीं होती। एक पेशेंट ने कहा उनकी वाइफ को 8वें महीने में काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ी, तो उन्हें सोनोग्राफी के लिए बाहर भेजना पड़ा। तो ऐसे, और एक पेशेंट जो आज कैंसर के पेशेंट है उसी छोटे गांव में, जिनसे हमने काफ़ी बातें की, जो केम अस्पताल में उनका कुछ हद तक इलाज भी हुआ, उन्होंने तो कहा कि हम तो डायरेक्टली अकोला में, जो एक अलग ज़िला है महाराष्ट्र में, वहाँ हमारे बच्चों ने डायरेक्ट खासगी अस्पताल में लेके गए। हमने पूछे क्यों खासगी अस्पताल में, आप डायरेक्ट ज़िला अस्पताल में क्यों नहीं गए? तो बोले नहीं, हमें ज़िला अस्पताल में रुकना पड़ता है, हमारी पैसों की स्थिति ठीक ठाक है। तो हमारे बच्चों ने कहा कि हम हमारे जो पिता है उन्हें डायरेक्ट खासगी अस्पताल में लेके जाते क्योंकि उनका विश्वास नहीं है ज़िला अस्पताल में। तो ऐसे जो लोग हैं जिनका विश्वास नहीं, उसके कारण आप बता सकते हैं क्या होते हैं? उसे कहा जाएगा तो देखिए, अभी जो हमारे सारे ज़िला अस्पताल हैं वो ओवरबर्डन है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी का कैपेसिटी, जैसे हमारे अभी बच्चों का जो आईसीयू है उसका कैपेसिटी 20 है, 20 बेड्स है, 20 बेड्स है बच्चों के आईसीयू में, जो नवजात शिशु रहते, उसमें हमारे पास कभी भी 35 पेशेंट होते हैं। तो वी आर ऑलरेडी जो है, हमारा जितनी संख्या है उससे हमारे पास डबल पेशेंट्स होते हैं। एक चीज़, वही चीज़ हमारी ओपीडी में भी है कि यहाँ 711 गाँव है हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। और जो सारे रेफर्ड पेशेंट है जिनको वहाँ लेवल पे सर्विस नहीं मिलेगा, वो सारा सर्विस सिविल हॉस्पिटल में मिलता है। तो कतार तो है, उसे लिए हम मना नहीं करेंगे कि हमारे पास गर्दी नहीं है, हमारे पास गर्दी है। उसको आने के लिए, उसको डॉक्टर मिलने के लिए जो है उसको रुकना पड़ेगा। तो एक अभी कितने बड़े जिला अस्पताल है? एक ही है, एक ही जिला अस्पताल, बच्चों के लिए 20 बेड्स हैं, जो बाकी आईसीयू बेड्स 20 है। सभी के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं? नहीं, बच्चों के लिए, जो बच्चों के लिए आईसीयू बेड्स 20 है, और बड़ों के लिए, बड़ों के लिए 20 आईसीयू बेड्स है, यानी 40 आईसीयू बेड्स, 20 बच्चों के लिए, 20 बड़ों के लिए। और समझो और 20 तो हमेशा फुल रहते होंगे। हाँ। तो और कभी जब भी संख्या अक्सर ज्यादा ही होती होंगी, जरूरत ज्यादा ही हमेशा होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? ऐसी स्थिति में जो हमारे नॉर्मल बेड्स है, हम उसको आईसीयू बेड कन्वर्ट करते हैं। जैसा अभी हम किसी पेशेंट्स को मना नहीं कर सकते। अच्छा। एज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वी कैन नॉट से अवर बेड्स आर फुल, हम उनको लेते ही है, बराबर है। और जो आप जैसे बोल रहे हैं कि ओपीडी में आने के बाद में लोग आना पसंद नहीं करेंगे, वो कतार तो है, पेशेंट्स को रुकना पड़ता है, मगर हम जब तक वो पूरे पेशेंट्स खत्म नहीं होते तब तक हमारा ओपीडी क्लोज नहीं होता है। जो सुबह में जितने पेशेंट्स आएंगे उनको सबको सर्विस देकर जो है ये करना है। और जिनकी हालत ठीक ठाक है वो लोग फिर प्राइवेट जाना पसंद करते हैं। अच्छा। और बचे हुए जो अभी हमारे पास जो नहीं हो पाएगा, हम वो योजनाओं में से करते हैं। जैसा आपने कहा कि वो सोनोग्राफी के लिए उनको रुकना पड़ा, तो सोनोग्राफी में कैसा है, हमारे पास जो है आउटसोर्स किए हुए डॉक्टर्स है जो हफ्ते में 4 दिन आते हैं। अच्छा। और एक 3-4 दिन घंटे आकर वो सोनोग्राफी करके जाते हैं। 24 आवर्स वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, क्योंकि रेगुलर डॉक्टर वहाँ नहीं है। बिल्कुल। वो एनआरएचएम से लिए गए हैं। तो फिर उसके लिए कैसा है कि आपको अगर इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में कभी कभी दिक्कत आ सकती है। दूसरी चीज़ ऐसी है कि जो गाँव लेवल है, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक जो नया चालू किया है कि 500 रुपीज़ वो प्राइवेट अस्पताल को देते हैं और पीएससी के डॉक्टर से उनको रेफरल मिलता है कि फ्री सोनोग्राफी। कि अभी जो हमने देखा है कि हमारे देश में जो बच्चों का डेथ का कारण है 1 साल के नीचे, उसमें जो जन्मजात व्यंग है, कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, वो 10% है। अच्छा। महाराष्ट्र में भी वो 10% है। अगर हम जन्मजात व्यंग रोक पाए तो हम 10% हमारी मोर्टेलिटी कम कर सकते हैं। तो इसीलिए फिर बच्चों की मोर्टेलिटी, जो 1 साल के नीचे बच्चे एक्सपायर होते हैं। अच्छा। तो इसीलिए फिर उन्होंने जो सोनोग्राफी है, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी दूसरा जब त्रिमाह चल रहा रहता है मदर का, वो फ्री कर दी है। तो ये कुछ योजनाओं की माहिती लोगों को नहीं रहती है। तो ये मालूमात लोगों तक पहुंचाने के लिए आपके अस्पताल में ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है? आईसी डिपार्टमेंट है। जैसा हमें इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, तो वो जिला परिषद में काम करता है, जिसके माध्यम से। क्या आपके अस्पताल में ऐसे लोग बैठे हैं जिनका काम ही लोगों तक ये
सही जानकारी पहुंचाना है योजनाओं के तहत, वो अगला step योजनाओं क्या? के- क्योंकि लोग अगर डॉक्टर के पास इन सारी चीजों के लिए आए तो डॉक्टर तो बिजी है पेशेंट को ट्रीट करने Yes, में, हाँ। डॉक्टर का ये काम नहीं है कि उन्हें किस योजनाओं का फायदा उठा के कैसे इलाज करना है। तो ऐसा डिपार्टमेंट है या उसमें अभी फिलहाल कोई लोगों की भर्ती नहीं हुई है? वैसे कोई फिर लोगों की भर्ती नहीं हुई है, सिर्फ जो योजनाएं हैं अपने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, उनके काउंसिलर्स होते हैं, तो वो लोगों को माहिती देते हैं डेस्क पर। मगर गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जैसे अपने गवर्नमेंट की सारी योजना है, उसके लिए तो सिर्फ आईसी विभाग जिला परिषद में कार्यरत है, जो बैनर पोस्टर्स या फिर अपना जो वैन रहती है उसके हिसाब से जो डे सेलिब्रेट होते हैं तो गांव लेवल तक वो सारी माहिती पहुंचाते हैं, और बैनर पोस्टर लगाकर लोगों को आईसी होने का, ये योजनाओं की माहिती अपन दे सकते हैं। अच्छा, और एक चीज़ इसके बारे में पूछना चाहूँगा, अगर आपके अस्पताल में जो चीज़ें नहीं होती वो दूसरे ज़िला में भेजी जाती है, हाँ। या फिर वहाँ भी अगर अवेलेबल ना हो, जैसे समझो कोई पेशेंट को कैंसर है, हाँ। उन्हें कैंसर की गांठ है ऐसा अनुमान लगाया जाता है किसी डॉक्टर से, हाँ और समझो किडनी में गांठ है, हाँ और या फिर लिवर में गांठ है। लिवर में गांठ होना तो बहुत मुश्किल चीज़ है, उससे बचना तकरीबन ना के ही बराबर होता है। तो उन पेशेंट को नांदेड़ भेजा जाता है। समझो नांदेड़ में इलाज नहीं होता तो बम्बई में केम और टाटा जैसे अस्पताल है, वहाँ भेजा जाता है। तो आपको मालूम है जब इन पेशेंट की वैसी जर्नी होती तो क्या होता है, उनका एंड रिजल्ट क्या होता है, और फिर वो पेशेंट जब वापस आपके गांव के अस्पताल या फिर जिला में आते हैं, कुछ एक्सपीरियंस आपने ऐसा देखे जो शेयर करना चाहेंगे? ये तो अभी प्रॉब्लम है ही, क्योंकि जो पेशेंट डोर टू डोर रेफर होता है या एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाता है, तो बहुत बार तो क्या होता है वो 2-3 अस्पताल जाने के बाद सीधा घर चला जाता है, क्योंकि उसकी उम्मीद टूट जाती है कि हम ये नहीं। तो उसके लिए क्या है कि अभी एक नया कंसेप्ट गवर्नमेंट में है अपने पास, कि जिसको हम कैसे, जैसा KYC आप करते हो बैंक में, वैसा हमारे आरोग्य विभाग में भी एक KYC, दैट इज नोन एज नो योर रेफरल सेंटर, नो योर सेंटर। सो उसका मतलब क्या है कि ये जो हमने दिल्ली बेस्ड एक ट्रेनिंग हुआ था 5 साल पहले, जहाँ हमने ये सब चीज़ें सीखी, अच्छा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत ही था कि आप गांव से बच्चा तालुका भेजोगे, तालुका से बच्चा जिला रुग्णालय भेजोगे, फिर वहां से दूसरे जिले में भेजोगे, तो शायद उसके माँ बाप टूट जाएंगे इतने जगह उनके घूमने पास के बाद। पैसे भी नहीं होंगे, इतना पैसे भी सफर नहीं करने होंगे, के लिए। और आपके वो एम्बुलेंस में वो जाएंगे, मगर वो बाकी के जो खाने का रहने का खर्चा है वो तो उनको बेयर करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक ऐसी संकल्पना है कि नो योर सेंटर। इसका मतलब अगर कहीं जिला अस्पताल में कोई पेशेंट है, जैसे अभी कोई बच्चा है जिसको सांस की नलिका और अन्न नलिका कनेक्टेड है, अच्छा, तो उसका इलाज तो मुझे यहाँ शायद बीच के 5 जिलों में कहीं ना होके डायरेक्ट औरंगाबाद में होगा, या किसी बच्चे के हार्ट में छेद है तो वो मुझे बच्चा शायद उसका हार्ट का कनेक्शन अगर उल्टा है, जिसे हम TGA कहते हैं, तो उसे मुझे मुंबई भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये बचे हुए 8 जिलों में तो उसका इलाज होगा नहीं। तो ये सेवा कैसे प्राप्त की जाती है? ये क्या वो सेवाओं कोई के ऐप लिए- है या क्या है वो? नहीं, ये जो बच्चा जब डायग्नोस होता है किसी डॉक्टर से, तो एक हमारा जो 108 का जो गाड़ी है उसके लिए एक स्पेशल पावर सिविल सर्जन को है कि वो अगर उनको एक रेफरल लेटर देते हैं कि दिस पेशेंट यू हैव टू टेक डायरेक्टली टू मुंबई। यानी आप ये कहना चाहेंगे अगर आप किसी पेशेंट को रेफर करते हैं केम हॉस्पिटल में, हाँ, क्योंकि आपको शंका है कि इन्हें गांठ आई है, वो ऐसी जगह जहां इन्हें कैंसर हो सकता है, कैंसर हो सकता तो क्या ये एम्बुलेंस मुफ्त होती है यहाँ से मुंबई तक? है। ये जो अगर पेशेंट इमरजेंसी है तो मुफ्त है। जैसे किसी पेशेंट को इमरजेंसी है, जैसे किसी बच्चे को या किसी को दिल का दौरा पड़ जाए, या किसी को एक्सीडेंट हो जाए, या फिर किसी को आँख का इन्फेक्शन हो जाए, या फिर किसी बच्चे को जन्मजात व्यंग है जो कि काफ़ी सीरियस है, तो ऐसे कंडीशंस में ये एम्बुलेंस मुफ्त मिलती है। और अगर ऐसी कंडीशन ना हो तो फिर वो पेशेंट्स को अरेंज करके जाना पड़ता है। स्टिल अभी उसके लिए हमारे पास प्रावधान यानी नहीं है। एकदम ही इमरजेंसी हो तो शायद इमरजेंसी हो तो अस्पताल फिर हो। अस्पताल से वो डॉक्टर के थ्रू रेफर मिलता है, बिल्कुल। और डॉक्टर ने भी वही सेंटर पे भेजा तो पेशेंट का इलाज भी बेटर होता है, और पेशेंट हर जगह से घूमते घूमते नाउम्मीद नहीं होता है। अच्छा, हाँ, मगर जो नॉन इमरजेंसी कंडीशन है उसके लिए अभी हमारे पास दिक्कत है। उसके लिए तो पेशेंट को अरेंज करना पड़ता है। हम उसको निदान करके देंगे, मगर जो आगे के फैसिलिटीज़ है ये योजना के अंतर्गत, उसको वहाँ तक तो उस अस्पताल तक उसको पहुँचना पड़ेगा, फिर उसको योजना का लाभ मिलेगा। बिल्कुल। वो हर जो नॉर्मल पेशेंट है जिसकी सिर्फ गांठ हमने डायग्नोस की कैंसर हो सकती, उसको तो फिर खुद ही जाना पड़ेगा, और वो जब तक उसका कैंसर डायग्नोस नहीं होता है तब तक तो उसको शायद रेलवे कंसेशन भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल। जो मुंबई यहाँ ट्रैवल करने के लिए मिलता Patients के लिए है। मिलता है, अगर पेशेंट और पेशेंट के साथ के रिलेटिव को जो मिलता है कैंसर में, तो वो अच्छा। तो निदान के बाद ही मिलेगा उसको। अच्छा, तो डॉक्टर जी धन्यवाद, आज बहुत खुले दिल से इस बात पे आपने चर्चा की है। तो दोस्तों ये है हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, जो बहुत ही अहम मुद्दा हमारे देश में है, जिसके ऊपर काफ़ी लोगों की गैर समझ होती है कि हमारे देश में सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं होता। डॉक्टर्स का कहना है यहाँ इलाज होता है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो उसके लिए रुकना ज़रूरी हो जाता है।
और आज आप सभी से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।